नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, गांव, शहर और व्यापार। लोहे की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहे की दुकान लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे को एक छड़ से गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब देखकर मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। इस उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों लोहे के औजारों और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इसके बारे में अध्याय 4 में पढ़ोगे। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों फाल का उपयोग किया जाता था। औजारों की सूची में हाशिया, कुल्हाड़ी, सड़सी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों का सूची बनाओ जिनका उपयोग तुम रोज करते हो। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए उठाए गए अनेक कदम। सिंचाई। जिस तरह से कृषि के विकास, औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई काफ़ी उपयोगी महत्वपूर्ण साबित हुआ। सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सिंचाई और से आए परिवर्तन में दिखाए गए खाली स्थानों को भरो। गांव में कौन रहते थे? अधिकांशतः गांव में कम से कम 3 प्रकार के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में भूआमियों को बेल्ला, साधारण हड़बों को उसवार और भूमियार मजदूर दास के रिसियार और अधिमाई कहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम के प्रधान व्यक्ति ग्राम भोसक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग पद पर कई पीढ़ी तक बने रहते थे। ग्राम भोसक पद आमतौर पर गांव के सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इसे सौंप देते थे। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोसक के अलावा स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति भी कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वे दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करने पर अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। आहत सिक्के आयताकार और कभी वर्गाकार, गोलाकार होते थे। धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। सिक्कों पर लिखा कुछ नहीं हुआ करता था, इसलिए कुछ चिन्ह छपे होते थे, बनाए जाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्के कहते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे। ईसा के आरंभिक सदियों में तक यह प्रचलन में रहे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंदेरे कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया। गांव में रहने वाले 3 तमिल नामों से यह जाना जाता था, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराना आहत सिक्का करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी तांबे सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाते थे, इसी कारण इन्हें आहत सिक्के कहते थे। विनिमय के अन्य साधन। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई करोड़ों के महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा मानचित्र देखो। यह लगभग 2500 साल पहले ज़्यादा समय महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था। एक रास्ता पश्चिम पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। उसके अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था।
मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन धर्म मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा प्रखंडों, मूर्तियों, अनेक अभिलेखों के लिए आमतौर पर यह संचित लेख है। स्त्रियों, पुरुषों के मठों, मंदिरों को दिए गए जाने वाले दान का उल्लेख करता है। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा अभिलेख सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। उत्तरी काले चमचे पात्र। एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला चमकदार काली सतह वाला पात्र। कुम्हार मिट्टी के भट्ठों पर उच्च ताप पर रखकर परिणाम स्वरूप बर्तनों का बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर पतली काली लेप लगाई जाती थी जिससे बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें से मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते थे। अनेक शिल्पकारी व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें सीढ़ी कहते थे। शिल्पकारों के सीढ़ियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार करना, वितरण करना, जबकि व्यापारियों की सीढ़ियों का व्यापार संचालन करती थी। सूत कातने के बुनने के नियम। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिमा कांटे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडी एक पद्धति या दूसरी दूर तो जहाजों के सामान उतारने जाते थे या ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय के एन्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। अभिलेख। मिट्टी के बर्तन। कई बर्तन पर ब्रह्मलिपि के अभिलेख मिलते हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा में इसकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तमिल ब्रह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कुछ ऐसे बर्तन मिले जिनका डिजाइन रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। रोम लेप शीशे के बर्तन रत्न भी मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। फिरिगाजा की कहानी। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तर काली पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। या खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर टोकरियाँ, थालियाँ उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थल से मिलते हैं। सवाल उठता है कि जहाज़ों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च रोम साम्राज्य में इतनी महंगी थी कि काले सोने के नाम से जानते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोम के सिक्के मिले। यहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम से बहुत अच्छा व्यापार था। क्या तुम बता सकती हो सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। व्यापार से जुड़े कविता। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे। इनमें से समुद्र किनारे चले अरब, कुछ बंगाल की खाड़ी पार करे, अफ्रीका, अरब, पूर्वी तट, उपमहाद्वीप, पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों लगे राज्य। उपमहाद्वीप में दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश, इनमें से पहाड़, पठार, नदी मैदान, नदियों, मैदानी इलाकों, कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों का तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति शक्ति हो गई। संगम बद्दाओं और में मुबेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया। चोल, चेर,
पांड्य 2300 साल पहले दक्षिण भारत काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये मुखिया लोग नियमित कर के देने के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों पे शुल्क वसूल करते थे, धन अपने पास रखते थे, बल्कि समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच भी बांट देते थे। लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत सामंत राज का प्रभाव बढ़ गया। सामंत का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्री शकवैरी था। क्या तुम बता सकती हो कि सतकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? रेशमी मार्ग के कुशाण कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि वह रास्तों की यात्रा व्यापारियों ने शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले शासक व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों पर आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों के लिए प्रसिद्ध पोशाक थी, जिसमें 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत इसका शासन था। पेशेवर मथुरा दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र तक्षशिला भी इसके राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी मुहाने पर पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ जहाज रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुँचा था। कल्पना करो तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसमें एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। उपयोगी शब्द: लोहा, सिंचाई, संगम, पत्तन, श्रेणी, व्यापारी, रेशम मार्ग। आओ याद करें, खाली स्थान भरो। ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जान इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का प्रयोग करते थे। सही जवाब ढूंढो। आओ चर्चा करें। पृष्ठ 75 पर दिखाए गए लोहे और औजारों के में कौन सी खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अन्य औजारें किस काम में आते होंगे। अपने शहर में जल निकास व्यवस्था की तुलना उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। उनमें से क्या क्या समस्याएं और अंतर दिखाई दिए। आओ करके देखें। अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो क्या वाक्यों में इसका वर्णन करो। अपने शहर गांव के लोगों के कार्यों की सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये किस प्रकार से भिन्न होते थे। तुम बाजार में क्या क्या सामान खरीदते हो, इसकी सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर गांव में रहते हो वहाँ इसमें से कौन सी चीज़ें बनी थी और किन चीज़ों के व्यापारी बाहर ले गए थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: उपमहाद्वीप लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले। लोहे बढ़ोतरी नगर आज सिक्के 2500 साल पहले। संगम साहित्य रचना 2300 साल पहले। अरिकामिडियों का पतन 2200 से 1900। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले। चोल चेल पहाड़ियाँ 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुशाण शासक कनिष्ठ 1900 साल पहले। 5 सिंह भारत आगमन 1600 वर्ष पहले। वैशंतयान भारत यात्रा शिव स्तुति 1400 साल पहले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।